हेलो एवरीवन, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। तो फ्रेंड्स, रेलवे ग्रुप डी 2022 का एग्जाम देने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है, वीडियो नंबर 16 है। जिसने पुरानी 15 वीडियोस अब तक नहीं देखी है तो जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां आपको सारी 15 वीडियोस मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा। यदि आपको इस वीडियो में एक भी प्रश्न कमजोर लगे तो फ्रेंड्स वीडियो को डिसलाइक कर देना और कमेंट में मुझे जो चाहे वो लिख देना। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, आपको एक एक प्रश्न दमदार लगे तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय को गवाए वीडियो को दमदार तरीके से शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, जितना भी प्रश्न है उन सभी को मैं पूरा डिटेल से समझाऊंगा। यदि आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पहले से मालूम है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा एक जोड़ा गलत है। आपके इस तरफ दर्रे दिए गए हैं और इस तरफ आपका दिया गया है। ये दर्रे कहाँ कहाँ स्थित है? तो सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख दर्रा अरुणाचल प्रदेश, नाथुला दर्रा सिक्किम या फिर जोजिला दर्रा कहाँ पर? कश्मीर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिपुलेख दर्रा। ये कहाँ पर है आपका? ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है फ्रेंड्स। तो फिर ये कहाँ पर है? तो देखिए फ्रेंड्स, लिपुलेख जो दर्रा है वो उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। याद रखिएगा, पिथौरागढ़ जिले में है, उत्तराखंड में। और यह भारत के कुमाऊं क्षेत्र को कहाँ से? तिब्बत के तकलाकोट शहर से जोड़ता है ये। जबकि जो सिपकिला दर्रा ये आपका हिमाचल प्रदेश में है, नाथुला सिक्किम में है और जोजिला कश्मीर में है। तो आपसे पूछा गया था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपका लिपुलेख दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, बल्कि कहाँ पर है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? कील नहर, पनामा नहर, सू नहर या फिर सुएज नहर। आपसे पूछा गया पोतवाहक नहर। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुएज नहर। चलिए जानते हैं सुएज नहर के बारे में। तो देखिए, सुएज नहर जो होती है ये विश्व की सबसे बड़ी जहाजी नहर है, अर्थात पोतवाहक नहर है, जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। देखिए, एक फैक्ट आपका यहाँ बन गया। आपसे पूछा जाएगा कि भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ने वाली नहर का नाम क्या है? तो उसका नाम है सुएज नहर। और इस नहर को बनाने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी थी? फ्रांसीसी इंजीनियर थे जिनका नाम फर्डिनेंड की सबसे बड़ी भूमिका थी इस नहर को बनाने में। और इसकी लंबाई है कितनी? ये 164 किलोमीटर लंबी है, जो कि संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर मानी जाती है। और ये सन 1956 में मिस्र की सरकार ने इस नहर का राष्ट्रीयकरण किया था। और फ्रेंड्स, एक फैक्ट मैं आपको और बता दूं, जो अक्सर प्रश्न पूछा जाता है इस नहर के। मान लीजिए ये नहर है तो इसके दो किनारे हैं। तो फ्रेंड्स, जो ये वाला किनारा है इसको कहते हैं, ऊपर वाले किनारे को पोर्ट सईद। क्या नाम है इसका? पोर्ट सईद। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है अक्सर, पोर्ट सईद इस किनारे का नाम है। जबकि जो नीचे वाला किनारा है इसका नाम है पोर्ट सुएज। ये याद रखिएगा आप। और ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है? असम, आंध्र प्रदेश, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिहार। क्यों है बिहार? जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, इसका कारण है कि कोसी नदी का बहना। तो फ्रेंड्स, कोसी नदी का बहने से बाढ़ क्यों आती है? क्योंकि फ्रेंड्स, ये एक ऐसी नदी है जो लगातार अपने मार्ग में परिवर्तन करती रहती है, अपना रास्ता बदलती रहती है, जिससे क्या होता है? बाढ़ का जो खतरा है वो बढ़ जाता है और इसकी विभीषिका भी बढ़ जाती है। और कोसी नदी पूछा जाए कहाँ से निकलती है, तो ये नेपाल के हिमालय से निकलती है। और इसीलिए जो है इस नदी को क्या कहते हैं? बिहार का शोक भी कहते हैं, क्योंकि सबसे अधिक तबाही या फिर बाढ़ ये नदी लाती है, जो कि अपना रास्ता लगातार बदलती रहती है, इसलिए इसको बिहार का शोक भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? देखिए फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं। इस तरफ आपके शहरों के नाम हैं और ये आपकी नदियां हैं। तो आपको बताना है कौन सा जोड़ा गलत है, अर्थात कौन सा शहर किस नदी के किनारे पर स्थित नहीं है। कोटा चंबल, भुवनेश्वर महानदी, जबलपुर नर्मदा या फिर कटक महानदी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भुवनेश्वर महानदी के किनारे पर नहीं है। तो ये कहाँ पर है फिर? तो फ्रेंड्स, भुवनेश्वर महानदी पर स्थित नहीं है। ये उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, और जो कटक है वो महानदी के किनारे पर स्थित है। महानदी के किनारे पर कौन सा? कटक है, भुवनेश्वर नहीं है। ये याद रखिएगा। गांधीनगर, जो गांधीनगर है गुजरात का, ये कर्क रेखा से सबसे अधिक निकटतम दूरी पर है, अर्थात सबसे अधिक नजदीक है। और देखिए याद रखिएगा, एक ट्रिक है कि मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। इससे आपके कितने टोटल जो 8 स्टेट है भारत के, जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से 8? गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और अंत में आता है आपका मिजोरम। याद रखिएगा, मिजोरम। और चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, थोड़ा डिटेल से जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, जो कर्क रेखा कहते किसे हैं फ्रेंड्स? याद रखिएगा, देखिए जो 23.5 डिग्री होती है, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, उसी को क्या कहते हैं? हम कर्क रेखा कहते हैं। और यह भारत को लगभग 2 हिस्सों में बांटती है, अर्थात कह सकते हैं कि लगभग भारत के बीच से होकर गुजरती है। और भारत में इस रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित क्या है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। और मैंने आपको ट्रिक बताई थी, मित्र पर गमछा झार। देखिए, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, और यहाँ से आपका रह से बन गया राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और झार से बन गया आपका झारखंड। तो ये इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, जिसे हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी कहते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो याद रखिएगा कुल्लू घाटी क्या है, ये मध्य हिमालय तथा शिवालिक श्रेणियों के मध्य में स्थित है। और कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में मध्य हिमालय तथा शिवालिक श्रेणियों के बीच में है। और कश्मीर घाटी की बात करें तो फ्रेंड्स ये महान एवं मध्य हिमालय के बीच स्थित है। आप कौन सी, कश्मीर की घाटी। यदि फूलों की घाटी बात करें कहाँ पर है ये उत्तराखंड में है, तो ये लाहौल स्पीति तथा काठमांडू की घाटी के बीच में है फूलों की घाटी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्न राज्यों में से किसमें साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है। कहने का मतलब है जो साइबेरियन सारस होता है उसके लिए सबसे अधिक जो आदर्श स्थिति है रहने की वह कौन से राज्य में है। अरुणाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश या फिर उड़ीसा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असम। जो असम राज्य है यहाँ पर साइबेरियन सारस के लिए आदर्श स्थितियाँ रहने के लिए। याद रखिएगा असम के 2 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, कौन कौन से, काजीरंगा है, मानस राष्ट्रीय उद्यान है। और ये दोनों ही जो राष्ट्रीय उद्यान है वो साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास माने जाते हैं। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए संरक्षित अभयारण्य है, जबकि बात करें मानस राष्ट्रीय उद्यान की तो ये सर्वाधिक संकटापन्न प्रजातियों के कारण चर्चित रहता है। आपका ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, पूछा जाता है अक्सर ये कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है वह जो सबसे अधिक संकटापन्न प्रजातियों के लिए चर्चित रहता है, तो वह है आपका मानस राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टोर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं कहाँ पर, कैरेबियन सागर में, चीन, अरब या फिर शाम सागर में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैरेबियन सागर में। और याद रखिएगा थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ते हैं इसके बारे में। तो राइट आंसर तो होगा इसका कैरेबियन सागर में। और टोर्नेडो होता क्या है, तो एक भयंकर अल्पकालीन तूफान होता है जो ऑस्ट्रेलिया एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में कहाँ पर, मिसिसिपी इलाकों में आता है। कहाँ पर, मिसिसिपी, जहाँ से टोर्नेडो कहा जाता है, याद रखिएगा। और यह जल और थल दोनों जगह उत्पन्न होता है। एक बार ये क्वेश्चन आया था आपका यूपी पीसीएस में कि निम्न में से कौन सा ऐसा तूफान है जो जल और थल दोनों जगह उत्पन्न होता है, तो याद रखिएगा उसका राइट आंसर था टोर्नेडो। और टोर्नेडो कहाँ पर, इसे ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में मिसिसिपी इलाकों में आता है, वहीं पर इसे टोर्नेडो कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, और हाँ याद रखिएगा इसकी जो रफ्तार होती है वो लगभग 325 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से होती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कहां पर अयनवर्तीय वर्षावन पाए जाते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है भाई साहब, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांगो घाटी। और कांगो नदी एक होती है आपकी कांगो नदी। याद रखिएगा कांगो नदी विश्व की नदी, ऐसी नदी है जो 0 डिग्री विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, जबरदस्त, धुआं। 0 डिग्री विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, कांगो नदी है। और यह अफ्रीका की महत्वपूर्ण नदी है। कांगो घाटी में ही अयनवर्तीय वर्षावन पाए जाते हैं, याद रखिएगा। और यह घाटी भूमध्य रेखा पर स्थित है। सदैव यहाँ पर जो है बर्फ जमा रहती है, इसलिए यहाँ पर अयनवर्तीय वर्षावन पाए जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि यहाँ के जो पेड़ होते हैं वो अत्यधिक घने व ऊंचे होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ पर है। मोस्ट इंपोर्टेंट, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरिके बैराज। जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल से, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है बार बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यह बैराज जो है वो सतलुज तथा व्यास नदी के संगम पर निर्मित है। और इंदिरा गांधी नहर ये क्या है, भारत की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। सबसे बड़ी भारत की नहर प्रणाली कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर प्रणाली। और यह राजस्थान के मरुस्थलीय सीमा को छूती है और पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त योजना है, याद रखिएगा भाई साहब। और राजस्थान के लिए तो यह रामबाण नदी साबित होती है, नहर, करेक्शन। ये जो नहर है वो राजस्थान के लिए क्या है, प्राणदायिनी कहलाती है, क्योंकि इसने अक्सर जितने भी सीमावर्ती जो एरिया हैं राजस्थान के, जैसे आपका जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर, इन सब एरियाज़ में क्या किया इन्हें, सबसे अधिक इसने तरक्की कराई है इस नदी ने, इस नहर ने। चलिए, और यह भारत की महत्वपूर्ण नहर बहुउद्देशीय परियोजना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या फिर कर्नाटक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। राजस्थान में आपका क्या है, ये आपका राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। और राजस्थान के जो सवाई माधोपुर है उसमें ये 1957-58 में स्थापित किया गया था। पुराना नाम इसका था रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। पुराना नाम क्या था, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान था। और वर्तमान में इसका नाम रख दिया गया है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, क्यों निकलने लगती है, उसका कारण क्या है। तो उसका फ्रेंड्स कारण है ऑप्शन नंबर ए, वायु दाब में कमी के कारण ही ऐसा होता है। और अधिक ऊंचाई पर जाने पर दाब क्या होता है, क्रम से कम होता जाता है। जो प्रेशर होता है वो कम होता जाता है। जैसे जैसे आप ऊंचाई की ओर बढ़ेंगे जो प्रेशर है वो कम होता जाएगा। और इसी कारण से ऊंचाई पर पहुंचने पर बाहर के दबाव में पेन के अंदर के स्याही के दबाव का साम्य भंग हो जाता है। और इसलिए पेन के अंदर स्याही का दाब अधिक होने के कारण यह बाहर की ओर निकल पड़ती है। चलिए, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चोल वंश। चोल वंश ये जो है दक्षिण भारत का ऐसा राजवंश था जो अपनी नौ सेना शक्ति के लिए जाना जाता है, ये विश्व प्रसिद्ध था।
और याद रखिएगा तो दक्षिण भारत में चोल वंश अपनी शक्तिशाली नौसेना के लिए प्रसिद्ध था, जिसकी सहायता से चोलों ने क्या किया था, श्रीलंका, श्रीविजय और दक्षिण पूर्वी एशिया के राज्यों पर भी विजय प्राप्त की थी। संगमकालीन चोल वंश का जो पुनरुत्थान हुआ था वो 9वीं शताब्दी में हुआ था और इस समय उसका संस्थापक कौन था, विजयालय था। ये भी पूछा जाता है विजयालय, और विजयालय ने तंजौर को ही अपनी क्या बनाया था, कैपिटल बनाया था, राजधानी बनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य किस वर्ष में घोषित किया था। जबरदस्त क्वेश्चन है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1929 में घोषित किया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर जो अधिवेशन हुआ था 1929 में, तो लाहौर में रावी नदी के तट पर हुआ था। विशेष रूप से ये प्रसिद्ध रहा था क्योंकि इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पंडित नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वतंत्रता का नारा दिया था और इसी के साथ में 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को स्वतंत्रता के नए झंडे को फहराया गया था, याद रखिएगा। और प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में 26 जनवरी 1930 निश्चित किया गया था। देखिए यहाँ से आपके 4-5 क्वेश्चन बन गए, तो याद रखिएगा, सभी को ध्यान से पढ़ना। आगे बढ़ते हैं, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ऑस्ट्रेलिया, भारत, मंगोलिया फिर पश्चिम अफ्रीका। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, मंगोलिया में स्थित आपका कौन सा, गोबी मरुस्थल। और ये आपका मंगोलिया एशिया में स्थित है और संसार का तीसरा सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल। देखिए गर्म मरुस्थल, ठंडा मरुस्थल भी होता है जैसे कि आपका अंटार्कटिक, आर्कटिक, ये आपके ठंडे मरुस्थल है, लेकिन यहाँ बात हो रही है गर्म मरुस्थल की, रेगिस्तान की। तो ये संसार का तीसरा सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है और पहले पर कौन है, सहारा मरुस्थल है, दूसरे पर आपका अरेबियन मरुस्थल आता है। और थार मरुस्थल की बात करें तो ये पश्चिमी भारत और पूर्वी पाकिस्तान में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्यों का समावेश भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था। बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा हुआ था। और संविधान के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्हीं की सरकार ने 1976 में अनुच्छेद 51 के तहत मूल कर्तव्यों की स्थापना की थी और इनकी संख्या कितने, 11 है। और बात करें तो जो 86वां अमेंडमेंट एक्ट था 2000 वाला, तो उसी के द्वारा अनुच्छेद 21 के जोड़कर 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों के लिए शिक्षा का मूल अधिकार और 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों के माता पिता और उनके संरक्षकों का यह कर्तव्य बताया गया था कि उन्हें शिक्षा का अवसर वे प्रदान करें। तो ये किसमें आपका आर्टिकल 21 के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते हुए जल से, क्योंकि ऐसा होता क्या है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाप में गुप्त उष्मा होते हैं, इसलिए विकल्प ए आपका सही होगा। और भाप में उबलते हुए पानी की अपेक्षा उसी ताप पर 536 कैलोरी पर ग्राम उष्मा अधिक होती है, इसलिए जो है आपका भाप से जलना अधिक कष्टकारी होता है। यदि आपने अनुभव किया होगा तो अच्छी बात है, नहीं किया होगा तो एक बार करके देखिएगा कि भाप में यदि आप प्रेशर कुकर के ऊपर जब भाप निकलती है, उसका जो सीटी लगती है, यदि आप उसके ऊपर अपना हाथ रखें तो आपका हाथ जल्दी जल जाएगा और अधिक कष्टप्रद होगा हाथ जो जलने से ज़्यादा। कहने का मतलब है कि उबलते हुए पानी की अपेक्षा उसी ताप पर क्या होगा, यदि आप भाप में अपना हाथ लगा देंगे तो वह ज़्यादा कष्टकारी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है। तो राइट बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि 28 फरवरी को ही रमन प्रभाव प्रकाश में आया था। चलिए जानते हैं डिटेल के बारे में। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है क्योंकि 28 फरवरी को ये जो इफेक्ट था, रमन इफेक्ट, ये आपका प्रकाश में आया था और रमन प्रभाव की खोज के लिए ही चंद्रशेखर वेंकट रमन को, जो कि एक भारतीय थे, इन्हीं को 1930 ईस्वी में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट, बार बार रिपीट होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जबरदस्त क्वेश्चन फ्रेंड, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होता है कब होता है। तो देखिए आपको जानना होगा कि इक्विनॉक्स होता क्या है। और ये जो वर्ष के 2 काल होते हैं, ऐसे 2 बार ऐसी कंडीशंस पैदा होती है जब दिन और रात बराबर होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए 21 मार्च और 23 सितंबर को। और देखिए जब सूर्य की किरणें संपूर्ण पृथ्वी पर लंबवत पड़ती है तब दिन व रात बराबर होते हैं, अर्थात 12-12 घंटे के होते हैं और पृथ्वी की यही स्थिति कहलाती है इक्विनॉक्स। और 21 मार्च और 23 सितंबर को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसे वसंत विषुव व शरद विषुव की संज्ञा भी दी जाती है, ये भी याद रखिएगा, वसंत विषुव और शरद विषुव। चलिए अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता है, अमीनो एसिड नहीं बनाता है। एडेनिन, टायरोसिन, गुआनिन या फिर सिस्टोसिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टायरोसिन। और फ्रेंड्स याद रखिएगा गुणसूत्र में सैकड़ों और हजारों की संख्या में पाए जाने वाले जीन डीएनए के बने होते हैं। जो जीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, डीएनए के बने होते हैं। और असंख्य छोटे छोटे जो न्यूक्लियोटाइड अणुओं के रासायनिक संयोग से बना हुआ जो डीएनए होता है, ये आनुवंशिक लक्षणों का क्या होता है, संवाहक होता है, इन्हें ले जाने का काम करता है। और डीएनए में 4 प्रकार के आधार पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और आपका चौथा है थाइमिन। और याद रखिएगा डीएनए की रचना का ये आधारभूत नियम होता है कि एडेनिन जो होता है वो हमेशा थाइमिन के साथ और जो गुआनिन होता है वो हमेशा साइटोसिन के साथ में जोड़े बनाता है। इसलिए क्या होगा, डीएनए की संरचना से स्पष्ट होता है कि जो टायरोसिन होता है ये टायरोसिन डीएनए का यौगिक नहीं होता। चलिए फ्रेंड्स वीडियो कैसे लगी आप बताइएगा जरूर। जितने भी प्रश्न हैं मैंने आपको ढूंढ कर छांट कर प्रश्न लाए हैं ताकि
आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट साबित हो सके, रामबाण साबित हो सके। यदि आपको वीडियो ईमानदारी से आपने देखी है पूरी और अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और यदि कोई सुझाव है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और सभी को अपने शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में आपको ऐसी ही खतरनाक धुआंधार वीडियोज मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ते रहिए मस्त।